तो सभी पार्टिसिपेंट्स को हम लोग वेलकम करते हैं उद्योग वर्धिनी की तरफ से। यहाँ पर ये जो कोर्स होने वाला है, तो रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत बड़ा पैसा है। मगर रियल एस्टेट में बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी है जिसको सीखकर हम लोग वो सब जो बिजनेस है बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मगर उस टेक्निकलिटीज को ना सीखते हुए भी रियल एस्टेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उनके वजह से फिर मार्केट में रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों का नाम खराब हो जाता है। तो हम लोग उद्योग वर्धिनी में 20 साल से ये सब कुछ काम कर रहे हैं। मैं खुद भी आपके जैसे ही 20 साल पहले एज अ स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन हुआ था। मैंने भी ये कोर्स किया, और उसके बाद में मैं यहाँ पर 15-17 साल से मैं यहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेनली ये है कि जैसे मैं एक ब्रोकर हूँ, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, और मैं 20 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो कोई भी सिखाने वाले मेंटर है ना, वो प्रोफेशनल है, वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा होता है ना कि जैसे स्कूल में टीचर आपको किताब पढ़ा कर सिखाते हैं, मगर यहाँ पर हमने धंधा करते हुए हमारे धंधे में क्या क्या अड़चने आती हैं, क्या क्या ऊपर नीचे होता है, तो वो पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद में हम लोग आपको सिखा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस इसमें आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज, जब भी कभी हम लोग रियल एस्टेट का कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे इसमें आप ट्रेडर बन सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं है मगर मुझे शुरू करना है, तो आप ब्रोकर बन सकते हो। तो सबसे पहली मेन बात है कि एज ए कंसल्टेंट, एज ए ब्रोकर, आपको अगर ये बिजनेस शुरू करना है तो आपको कुछ किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप कोई भी बिजनेस लो, आपको कुछ नहीं तो समझो मुझे जूते की दुकान करनी है, तो रेंट पे मुझे दुकान लेना पड़ेगा, मुझे वहां पर 20-1 लाख रुपए का माल भरना पड़ेगा, मुझे 10-12 हजार रुपए वाले 2 लड़के वहां पर रखने पड़ेंगे, और तब जाकर मैं उसमें बिजनेस कर सकता हूँ। रियल एस्टेट में वैसा नहीं है, स्पेशली जो ब्रोकिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप दिन भर में अगर कोई मेरा क्लाइंट आ जाता है, तो मैं उनको दिन भर में 50 करोड़ का माल दिखा सकता हूँ, और मेरा उसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। तो हाँ, एक है हमारा टाइम, उसकी इन्वेस्टमेंट लगती है। दूसरा है हमारा दिमाग, जिससे हम लोग ये बिजनेस करते हैं। तीसरा एक मोबाइल और एक टू व्हीलर। अगर इतनी चीजें आप में हैं और एक एक इच्छा शक्ति की मुझे करना ही है, तब आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखा जाए तो जैसे हम लोग जब इस बिजनेस में आए, तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी थी, और हम लोगों ने एक्सपीरियंस करते करते जो क्लाइंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थे, उसको करते करते हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अगर समझो आपको भी ये बिजनेस करना है, तो सबसे पहले इसमें हम आपको नीड एनालिसिस सिखाएंगे कि क्लाइंट का नीड कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई क्लाइंट, नॉर्मल केस में क्या होता है कि आपको समझो किसी ने फोन किया कि मुझे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी है, चलो मुझे घर खरीदना है 1 करोड़ रुपए के लिए। तो फिर नॉर्मल जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, उसके पास जो 80-90 लैक्स, 1 करोड़, 1.25 करोड़ तक उसके पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, वो सभी प्रॉपर्टियां उनको दिखा देगा। और वो करते हुए देखेगा कि उसके क्लाइंट ने एक भी प्रॉपर्टी का चॉइस नहीं किया है। तो वो देखते रहता है कि मैंने इतना सारा दिखा प्रॉपर्टी, मगर मेरा डील क्लोज क्यों नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने नीड एनालिसिस नहीं किया। वो नीड एनालिसिस हम लोग इसमें आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार नीड एनालिसिस किया जाता है। ये अगर एनालिसिस आपका अच्छा है, तो आपको 10 प्रॉपर्टी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उस एनालिसिस के बाद आप सिर्फ 3 प्रॉपर्टी उनको दिखाओ, उस 3 में से एक प्रॉपर्टी वो ले लेंगे। इतना इंपॉर्टेंस है उस नीड एनालिसिस के लिए। क्लाइंट से एक डायलॉग, एक मीटिंग होनी बहुत आवश्यक होती है। उस मीटिंग में क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, उस मीटिंग के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, यहां पर हम आपको वो उसके लिए तैयार करेंगे। फिर होता है आजकल सब डेटा की बहुत बात आ रही है कि आप अगर ये बिजनेस शुरू करते हो, तो आपके पास बहुत सारा डेटा आएगा, कि प्रिंट मीडिया से भी आएगा, ऑनलाइन से आएगा। आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, वहां से डेटा आएगा कि ये प्रॉपर्टी बेचनी है, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब डेटा को वेरीफाइड डेटा कैसे करोगे आप? जब तक हम लोग डेटा को वेरीफाइड डेटा नहीं करते हैं, तब तक हम लोग उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाते आगे जाकर। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इवन जो एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स हैं, वो भी इतना सारा डेटा लेकर बैठे हैं, मगर उनको उसका वेरीफाइड डेटा क्योंकि उन्होंने किया नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी उनके डील क्लिक नहीं होते हैं। इसके बाद में हम आपको प्रोसेस सिखाएंगे कि रियल एस्टेट, अगर कोई आपको पूछे कि सर मुझे एक प्लॉट लेना है, तो ये प्लॉट परचेस करने के लिए क्या प्रोसेस होती है। तो क्या कोई भी व्यक्ति जो ये बिजनेस कर रहा है,
क्या वो एक 10 प्रोसेस में, एक 10 स्टेप में बता सकता है कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सेल डीड कैसा होगा, उसका ड्राफ्ट कैसे फाइनल होगा, उस ड्राफ्ट के में कौन से पॉइंट्स हमको देखने हैं? ये कोई नहीं बताएगा। क्यों? तो आप देखेंगे कि रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मगर ये जो टेक्निकलिटीज है वो किसी ने ना सीखते हुए वो बिजनेस कर रहे हैं। तो चलो, थोड़ा सा तेजी का पीरियड था, इसलिए तेजी के पीरियड में तो सबका बिजनेस चल गया, इसलिए मेरे दोस्त का भी बिजनेस चल गया। मगर अगर आपको अगले 20 25 30 साल के लिए अगर ये बिजनेस करना है, तो हर बिजनेस में तेजी मंदी ये चलती है। तो हर पार्ट पर मैं कैसे बिजनेस करूं? इसके लिए हमें थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये डीप अंडरस्टैंडिंग लेकर हम लोग जब करते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि अच्छा, फ्लैट के लिए ये प्रोसेस है, प्लॉट के लिए ये प्रोसेस है, अगर मुझे ग्रीन कोई खेती बाड़ी अगर मुझे खरीदनी है उसके लिए ये प्रोसेस है। इस प्रोसेसेस को हम लोग जब 1 2 3 4 10 बार करेंगे, तब जाकर ये प्रोसेसेस सुपर फाइन होते हैं, और इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। एक बार आप इसमें ट्रेंड हो गए, तो फिर उसके बाद में फिर आप 1 करोड़ का डील करते हो या आप 100 करोड़ का डील करते हो, उसमें बहुत सारा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि आप मच्योर हो चुके हो इस प्रोसेस को बार 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 करने से। तो इसीलिए इस प्रोसेस के ऊपर हम लोग बहुत सारा इसमें फोकस करते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे अच्छी तरीके से किया जाए। और इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि प्रोसेस को समझना। बहुत बार लोग ना रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा समझते हैं कि इसने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया 5 साल पहले और अभी इसके पास फॉर्च्यूनर है। देखा जाए तो वो तो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है, मगर लोग ये नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोग तो उल्टा करते हैं, इतना फॉर्च्यूनर लेके घूमते हो मगर हमारा डील तो बहुत अच्छी तरीके से किया ही नहीं। तो इसीलिए ये भी समझना आवश्यक है कि क्या ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सब जब मेरे सेशंस में पूछता हूँ कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट का क्या प्रोडक्ट होता है, तो वो बोलते हैं सर फ्लैट, प्लॉट और रो हाउस, शॉप, ये उसका प्रोडक्ट है। तो मैं तो बोलता हूँ नहीं, ये तो वो ओनर का प्रोडक्ट है, जिसका वो प्लॉट है, जिसका वो फ्लैट है। तो फिर हमारा क्या प्रोडक्ट है एज ए कंसल्टेंट? हमारा प्रोडक्ट है हमारी सर्विसेज। एक वर्ड है सर्विसेज, इसको रियलाइज करने के लिए सालों साल चले जाते हैं लोगों के, मगर वो ये नहीं समझ पाते कि हम लोग रियल एस्टेट में सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं। और जब हमारा ये रियलाइजेशन होता है कि चलो मुझे सर्विसेज बेस्ड बिजनेस करना है, तब मेरे क्या क्या सर्विसेज मैंने ऑफर करनी चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छा एक सर्वे किया था, और लाइव सर्वे किया था कि मेरी एक प्रॉपर्टी बेचनी थी, तो उस समय पे ना पेपर में ऐड दिया करते थे लोग, तो मैंने भी पेपर में ऐड दिया। तो सब लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि सर आपका प्रॉपर्टी? मैंने कहा हाँ। सर मैं ब्रोकर हूँ। मैंने कहा ओके। सर मैं इसमें 2% कमीशन लेता हूँ। मैंने, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो सर मैं कब प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए आ सकता हूँ? मैंने टाइम दिया। अब वो आए, और मैं करीब करीब मुझे लगता है मैंने 40 या 50 ब्रोकर्स से मैंने इंटरेक्शन किया। अभी उनको पता नहीं था कि मैं भी ब्रोकर हूँ। देखिए, फिर क्या होता था, मैंने वो बोलते थे सर ऐसा ऐसा है, तो हम लोग इस पे 2% कमीशन लेंगे। मैंने हाँ बोल दिया। फिर मैं उनको पूछता था कि चलो अभी आपके हक की बात आपने कर दी कि आपको ब्रोकरेज चाहिए, ठीक है। अभी मेरे हक की बात, कि मैं अगर आपको ये ब्रोकरेज दूंगा तो उसके बदले में आप मुझे क्या क्या सर्विसेज दोगे? 99% लोग सिर्फ चुप बैठे रहे। 1% लोगों ने, 1 2 लोगों ने सिर्फ बोला कि सर हम लोग है ना आपको बहुत अच्छा प्राइस ला कर देंगे। तो बोला ठीक है, चलो ये एक सर्विस हो गया कि बहुत अच्छा प्राइस आपने मेरी प्रॉपर्टी के लिए लाया है। आगे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस है उनका, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया नहीं है कि इस बिजनेस में आपको सर्विसेज अच्छी तरीके से देनी है। तो ये हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर की, तो फिर मेरी फ्लैट कोई अगर खरीद रहा है तो मेरी क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए, अगर कोई फ्लैट बेच रहा है तो मेरी क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए, कोई मुझसे रेंट में ऑफिस ले रहा है, कोई शोरूम ले रहा है रेंट में, तो मुझे मैंने क्या क्या सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए, कोई रेसिडेंशियल फैमिली अगर दूसरे गांव से यहाँ पर शिफ्ट करना है तो मैंने क्या क्या सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए। कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि किया ही नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग 20 20 साल से ये सब कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से स्टैंडर्डाइज तरीके से कर रहे हैं, वो जब आपको ये सिखाएंगे,
तब जाकर, जैसे अभी मेरे बाद में देवेंद्र लोहाटे सर भी आपसे बात करेंगे, तो वो सिखाते हैं कि कैसे एक ग्रीन लैंड को येलो में डेवलप होता है, येलो से लेकर वो प्लॉट कैसे बनता है, उसका सेलिंग कैसे होता है, ये जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें कौन कौन से ऑफिसेस में कौन कौन सी परमिशन ली जाती है, ये टेक्निकल पार्ट है। और इस टेक्निकलिटीज को जब हम लोग समझते हैं तब, और ये सब चीजें दोस्तों, आप बोलोगे कि मेरे को कोई वकील नहीं बनना है, मैं वकील बनने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब क्लाइंट आपके साथ में होते हैं और वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उसका बेसिक नॉलेज तो हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मुझसे एक 25,000 रुपीज का एक शॉप रेंट पर ले रहा है, और अगर 3 साल के लिए अगर तय हुआ है, अगर वो मुझे बोलता है कि सर ये 25,000 का रेंट जो है, तो ये 3 साल के लिए मुझे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कितना लगेगा, तो मुझे उसका कैलकुलेशन आना चाहिए ना। तब मैं वकील को तो फोन नहीं कर सकता हूं कि सर आप बताइए। तब एटलीस्ट मैंने कैलकुलेटर पर उसको कैलकुलेट करके उनको एक रफ फिगर कि सर एक 3 से 4 हजार रुपए तक लेगा, ये तो मुझे बोलने आना चाहिए। उसके लिए मुझे उसका कैलकुलेशन चाहिए। हमारा एक टॉपिक है कि कैसे हम लोग स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करें, यहाँ पर ही आपको सिखाई दिया जाएगा। बहुत बार लोगों को, हम लोग प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं, तो मैं सिखाता हूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी देखने जाएं, तब बाकी के फोटोग्राफ्स और इंफॉर्मेशन कैसे भरनी वो तो सब कुछ है ही, मगर उसके साथ उनका फाइल आप चेक करो। अभी 99% पार्टिसिपेंट बोलते हैं हमको तो फाइल नहीं देखने को आता है। फिर हमारा टॉपिक है कि फाइल कैसे चेक करें। तो हमने एक स्टोरी फॉर्मेट में हम लोग सिखाते हैं कि एक फाइल और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो आते कहां से है। ऐसे ऊपर से तो कोई आता नहीं है, वो लॉ है, और लॉ एक लॉजिक के ऊपर है। तो उस लॉजिक को देखते हुए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स और उसके डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। वो एक बार लॉजिक हमने समझ लिया तो हमको पता चल जाएगा कि फाइल में देखना क्या है। मुझे खुद को ये पर्सनली बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं एक 400 पेजेस का फाइल लेके जाता हूँ मेरे वकील के पास में, और वो एक 10-15 मिनट देख के बोल देते हैं हाँ हाँ ये डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है, इतना लेके आओ तो फिर हो जाएगा। तो मैं सोचता था ये 400 पेजेस कैसे पढ़ लेते हैं, और 15 मिनट में मुझे बताते थे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, ऐसे ही है। तो वो क्यूरियोसिटी को जब 10-20 साल मैंने अलग अलग आर्किटेक्ट्स और वकील इनके साथ डिस्कशन किया, तब जाकर मुझे एक फॉर्मेट समझ में आ गया कि हाँ इस फॉर्मेट में है। और वो फॉर्मेट हम लोग आपको सिखाते हैं जिससे कि आप भी आइडेंटिफाई कर सको कि जो कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, उस प्रॉपर्टी का टाइटल एटलीस्ट बेसिक लेवल पर क्लियर है क्या। बाद में जाकर तो हम लोग वकील को वो दिखाने ही वाले हैं, मगर हमारे लेवल पर एक स्क्रीनिंग होना चाहिए जिसमें हम लोग ये देख सके कि क्या मैं इस प्रॉपर्टी का मार्केटिंग कर सकता हूँ, क्या ये जो ओनर है, ये ओनर उतने अच्छी तरीके से मेरा जो क्राइटेरिया है उसमें बैठ रहे हैं, क्या मैं इस प्रॉपर्टी को क्लासिफिकेशन दे सकता हूं कि ये प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल के लिए अच्छी है, या ये प्रॉपर्टी रेंटल के लिए अच्छी है, या ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए मेरे पास कोई पॉइंटर्स चाहिए। अगर वो पॉइंटर्स मेरे पास ही नहीं है तो वो क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है। ये पॉइंटर्स हम लोग आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो इसीलिए देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये बिजनेस करते भी होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई लोग 1 2 3 4 5 साल ये बिजनेस कर रहे हो, मगर ये जो स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग रियल एस्टेट सीखते हैं, जो कहीं भी नहीं सिखाया जाता है। आप देखोगे मेरे पास बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट आते हैं वो बिल्डर डेवलपर के बेटे रहते हैं, सिविल इंजीनियर किया हुआ रहता है। फिर मैं बोलता हूँ ये क्यों आपने लगाया, बोले सर ऐसे बिठा के कोई सिखाता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आपको कोई भी बिठाकर सिखाएगा नहीं। आप वकील बन सकते हैं, मगर ओवरऑल रियल एस्टेट जो जमीन पर चलता है, जो धंधा होता है, वो धंधा कोई नहीं सिखाता है। इसी चीज को हम लोग उद्योग वर्धिनी में इस फॉर्मेट में लेकर आए हैं कि जिसको कुछ भी पता नहीं है उसे एक बेसिक नॉलेज देकर ये कोर्स करने के बाद आप तुरंत अपना बिजनेस शुरू कर दें। और एक बार आपने इस बिजनेस को थोड़ा टाइम दिया, जैसे कि गुजराती में कहावत है ना कि 1,000 दिन देने चाहिए किसी भी नए धंधे के लिए। तो वैसे अगर इस बिजनेस में अगर किसी ने 1 2 साल अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किए और बहुत ही सिंसियरली चीजें की, मैं बहुत अच्छा अच्छा प्रैक्टिकल होमवर्क आपको दूंगा। कि जैसे हमने अगर आज सब रजिस्ट्रार के बारे में बात की, तो मैं बताऊंगा कि होमवर्क आज आपका ये है कि आप किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में 2 घंटे के लिए जाइए। अगर हमने ये सीखा कि फाइल कैसे चेक करनी चाहिए, तो मैं होमवर्क दूंगा कि आज आप अपने घर की फाइल लेकर बैठिए।
पढ़िए, नहीं समझा तो भी चलेगा मगर पढ़िए। मेरे पिताजी बोलते थे कि अगर ये कागज चाहिए ना तो वो कागज पढ़ने पड़ेंगे। तो भले ही वो कितना भी टेक्निकल है, मगर अगर आपको ये कागज चाहिए तो उसको पढ़ना पड़ेगा। धीरे 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 करते करते फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसी A to Z बहुत सारी चीजें हैं। डील को कैसे क्लोज किया जाता है, बहुत बार ये होता है कि चलो आपने बाकी सब तो आपका टेक्निकल नॉलेज है, मगर सामने वाले का जब मीटिंग होता है तो मीटिंग करने से पहले कैसे काउंसलिंग करना चाहिए। बहुत बार लोग पैसा कम करने के लिए सामने वाले की प्रॉपर्टी का बहुत गंदा गंदा वर्णन करते हैं। आपका प्रॉपर्टी बहुत गंदा है, बहुत लीकेज हो रहा है, ये है, टाइल भी खराब हो चुकी है। उनको क्या लगता है कि मैं ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में सब गंदा बताऊंगा तब जाकर सामने वाला प्राइस कम करेगा। नहीं, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो भले ही बोलेगा मैं दूसरे को मैं और 2 लाख कम करूंगा मगर तुमको नहीं बेचूंगा ये प्रॉपर्टी। तो ये काउंसलिंग कैसे करें क्लाइंट का हम लोग, कि इस प्रकार से हम लोग ये देखिए कि भाई वो पैसे भी कम करे मगर उसका ईगो हर्ट ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सर। आज आपने इस वास्तु से आपका ये 2 BHK फ्लैट है और हमने सुना है कि आप बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। तो बंगले में शिफ्ट होने के लिए आप ये बेच रहे हो, तो हमारी तो शुरुआत है। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी ये फ्लैट लेकर उसके बाद में हम लोग भी बंगले में शिफ्ट हो जाए। तो आपका तो बहुत अच्छा हुआ है 20 साल इस प्रॉपर्टी में रह के, मगर हमारी शुरुआत है। तो आप थोड़ा अगर कंसिडर करते हो तो आप थोड़ा सा कम कीजिए, उसी बहाने हमको भी चांस दीजिए, तो हम भी इस प्रॉपर्टी को लेने की हम लोग चेष्टा करेंगे। तो देखिए, चीज वही है, क्या चाहिए, पैसा कम करके चाहिए, मगर वो जिस प्रकार से हम लोग उनको ये करते हैं, तो इसके लिए जो बायर है उसका काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये सिखाएंगे हम लोग आपको, कि सेलर का ईगो कैसे, क्योंकि बहुत सारी मशक्कत करने के बाद एक प्रॉपर्टी को 50 60 70 लोगों को दिखाने के बाद में 2 3 लोगों के ऑफर आते हैं। 2 3 लोगों के ऑफर के बाद में एक आधा मीटिंग होता है। वो मीटिंग सक्सेसफुल करने के लिए भी बहुत सारी ये करने पड़ते हैं। तो इसको सक्सेसफुल करते समय हम लोग ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि सामने वाला का सिर्फ हमने ईगो हर्ट कर दिया और वो डील कैंसिल हो गया। अभी मीटिंग मीटिंग के कितने सारे रूल है कि मीटिंग, अगर कोई भी मीटिंग रखना है तो उसका एजेंडा कैसे हम लोग डिस्कस करें। पहले एजेंडा भेजकर फिर जब मीटिंग के लिए बैठते हैं तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर की सारी बातें करते हैं कि हम इस गांव के हैं, इस शहर के हैं, फिर फलाना मेरे फूफा जी ये करते हैं, फिर वो आपके पहचान के है क्या, सब चीजें डिस्कस होती है। मगर मेन जो पार्ट है डील के लिए, डिस्कशन के लिए जो पॉइंटर होते हैं, तो एजेंडा कैसे सेट करना चाहिए, मीटिंग को कैसे हैंडल करना चाहिए, मीटिंग के बाद में मीटिंग के मिनट्स किस प्रकार से निकालने चाहिए, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे रखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ब्रोकर्स को ये भी होता है कि उनके मन में इनसिक्योरिटी होती है कि मैं अगर इतना सारा काम करूं और सामने वाला अगर मुझे ब्रोकरेज ही ना दे तो उसके लिए सामने वाले को हम कैसे बांध कर रखें, किस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन इतना इंटैक्ट रखें कि वो सब सर्विसेज करने के बाद में वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वो ब्रोकरेज दे। इस ब्रोकरेज को किस प्रकार से हमने, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि नहीं आप हमें कैश में पैसा दीजिए। आज भी कैश में पैसे मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं, डरते हैं चेक से, जीपे से, इससे पैसा लेने के लिए। तो फिर उनको वो भी समझाना पड़ता है कि कैसे हम लोग इसमें ऑनलाइन अगर आ जाते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में भी कैश में पैसे लेने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मुंह फट से बोल देते हैं कि हमको कैश में पैसा दीजिए। इतना हम लोग डिजिटल इसमें आ गए फिर भी। तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से बहुत सारे बैंक्स हैं, बैंक्स के एम्प्लॉय को अगर आप कोई रेंट पे अगर फ्लैट या कुछ भी दे देते हो और वो अगर ऑनलाइन आपको ब्रोकरेज पे करते हैं तो उनको वो रिफंड मिलता है बैंक से। मगर जो ब्रोकर उनको कैश में पैसा मांगते हैं उनको रिफंड नहीं मिलता है, तो अगली बार वो उनके साथ काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जिसमें आप रियल इस्टेट बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ, उसकी जो इंट्रिकसी है उसको रेरा, जैसे अभी श्रीराम ने बताया, रेरा के वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आया है। आप देखोगे कि बिल्डर लॉबी ने भी उसका बहुत अच्छा वेलकम किया है, ब्रोकर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो उस प्रकार से एक सेपरेट बॉडी बनाई गई है जिसके पास इतने सारी अथॉरिटी है। तो रेरा समझ के लेना हमारी एकदम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम लोगों ने उसको भी इसमें कवर किया। तो देखा जाए तो इस कोर्स को इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको नटशेल में दे सके, और आगे आप जब फील्ड में आ जाओ तो इसमें आपके हिसाब से आपको जो कुछ भी स्पेशलाइजेशन और सीखना है वो आप फील्ड पे सीख सको, और सीखते सीखते आप डील भी क्रैक कर सको जिससे कि आपको इनकम भी हो जाए। तो इट इज ऑल एक एक अच्छा पैकेज में ये सब कुछ हमने बनाया है। और इसके बाद भी
जब भी कभी आप डील करते समय आपको जहां कहीं भी अगर प्रॉब्लम आता है, अब मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट, आज तक मैंने करीबन 5 to 6 thousand पार्टिसिपेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दिया है, वो आज भी मुझे फोन करते हैं कि सर मैं डील के लिए जा रहा हूँ, ऐसे 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 पॉइंट्स है, तो मैंने ये बराबर मैंने एजेंडा बनाया है, बोला हाँ ये एजेंडा बराबर है, मेरे साइड से अगर एक दो कोई पॉइंट है तो मैं उनको ऐड करता हूँ। तो इस प्रकार से ये सपोर्ट भी आपको फैकल्टीज की तरफ से मिलेगा। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप बस ये कोर्स करो और भूल जाओ, बिल्कुल नहीं। इस कोर्स करने के बाद आपका एक्चुअल बिजनेस शुरू हो जाना चाहिए, उस बिजनेस से आपको बहुत अच्छा इनकम मिलना चाहिए। यही उद्योग वर्धिनी उद्योग बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वही इसका ट्रू मीनिंग है। और उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है कि मैं भी यहाँ पर स्टूडेंट था, मैंने भी 20 साल यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जो कुछ भी सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया और एक बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस तैयार किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया। मगर फिर एक मन में क्वेश्चन आता है कि जिस कम्युनिटी ने अपने को इतना सारा पैसा, मान सम्मान, समाज में एक नाम दिया है, उस कम्युनिटी के लिए भी हमें शेयरिंग करना चाहिए। तो इसीलिए मेरे जैसे सभी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर आते हैं और वो शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस कि किस प्रकार से हमने बिजनेस किया और आप भी किस प्रकार से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में तो मिलेंगे ही, हम लोग देवेंद्र सर से भी सुनेंगे। और मैं सबको बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स में आए और बहुत ही डीप पार्ट पर हम लोग इस सबको सीखेंगे और हंसते खेलते सीखेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू श्रीराम। ग्रेट ग्रेट, बहुत आपने एक शॉर्ट इसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि रियल एस्टेट में प्रोफेशनली काम करने के काम कैसे करें और उसके क्या फायदे हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, थैंक यू सो मच विवेक सर। थैंक एंड यू। अभी हमें लोहाटे सर फर्दर गाइड करेंगे। लोहाटे सर बेसिकली पिछले 23 सालों से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। वो इसमें जो भी लीगल चीजें होती है, एडवाइस लीगल लॉयर एस्पेक्ट जो होते हैं, उस चीजों में सर का बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। फिर वो कोई लिटिगेशन वाली चीजें हो या कोई भी चीज का डॉक्यूमेंटेशन इन डेप्थ समझना हो, तो उसमें लोहाटे सर को बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसमें सर 23 साल से काम कर रहे हैं रियल एस्टेट फील्ड में। सो अभी मैं लोहाटे सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर हमें इस फील्ड के जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है, लीगल एस्पेक्ट्स है, इसके बारे में हमें गाइड करें। ओवर टू यू लोहाटे सर। Good evening, everybody. गुड इवनिंग सर। Yes. ऑल ओवर इंडिया जब भी वही कोई व्यवहार होता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर है या नहीं। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। तो उसका तो अलग अलग स्टेट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कुछ एस्पेक्ट्स तो अलग अलग है, लेकिन कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स है और जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो तो ऑल ओवर इंडिया सेम है। जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदनी है तो कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ता है। वो 1908 से है, 1908 से वो एक्ट है। और उसके लिए हमें कौन से पेपर्स देखने चाहिए, प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ट्रांसफर होती है कि नहीं। हमें अब अगर कोई भी डील करनी है, एक हम इसको कुछ कैटेगरीज करते हैं, समझ लो कुछ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, ओपन प्लॉट है, या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में फ्लैट्स आते हैं, बंगलोज आ सकते हैं। तो इनके लिए अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो चेकलिस्ट होती है, पेपर वर्क। तो कौन से पेपर देखने चाहिए हर एक इंसान के पास जिनकी खुद की प्रॉपर्टी, तो मास्टर फाइल में कौन से पेपर होने चाहिए। फिर उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो ओरिजिनल है और उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स नहीं है। जो भी खरीदने वाला है, मैं समझ लो कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाता हूँ, तो जो सामने वाला है उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप है कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा। तो ही मेरी खरीदी, जो मेरा परचेस होगा वो इफेक्टिव होगा। नहीं तो आगे जाके कुछ दिक्कत हो सकती है, खास तौर पे जहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, कुछ लोगों के नाम नहीं रहते, तो उसको कैसा ढूंढना है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है। फिर उसका एक लिमिटेशन एक्ट, किसी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आता है तो उसमें लिमिटेशन एक्ट होता है। लिमिटेशन का मतलब है, समझ लो एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है और उसमें सिस्टर्स को उनका शेयर नहीं मिला था, तो कब तक हमें चैलेंज कर सकती। सिस्टर्स का अगर शेयर रिलीज करवाना है तो किस माध्यम से करना चाहिए। ये ये जो ऐसे बेसिक एस्पेक्ट्स है हम ये इस कोर्स में कवर करते हैं। फिर टाइटल हो गया, टाइटल सर्च हो गया। उसके बाद में हम ऑन साइट विजिट के वक्त कौन से एस्पेक्ट देखने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लॉट देखने जाते हैं या खेती देखने जाते हैं, तो उसको एडजॉइनिंग कुछ रिवर हो सकती है, नाला हो सकता है, फिर उसके ट्रीज होते हैं उसके अंदर, फिर डेमी गॉड्स रहते हैं,
इन सब चीजों का अपना अपना मायना होता है, इनको हम हटा नहीं सकते, गवर्नमेंट के रूल्स है। फिर हाई टेंशन लाइंस है, एडजॉइनिंग रेलवे लाइन है। अगर हाईवे और स्टेट हाईवे का लग के अगर प्रॉपर्टी होगी तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आगे जाके उसका एक्सटेंशन होगा, और हमारी प्रॉपर्टी जो बचने वाली है, समझ लो उसका रोड फ्रंटेज तो अच्छा है लेकिन डेप्थ कम है। डेप्थ है समझ लो 40 मीटर, और कटिंग 20 मीटर होने वाला है, तो बचे हुए 20 मीटर में हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमें देखना पड़ता है। तो ऑन साइट विजिट के वक्त क्या क्या देखना चाहिए, करीब 20 पॉइंट्स हैं, उसके बारे में विस्तार से समझने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन लग जाते हैं। ऑन साइट विजिट करते वक्त जमीन का स्ट्रेटा, अगर किसी को बांधकाम करना है, अगर कंस्ट्रक्शन करना है, तो जमीन बेसाल्ट रॉक की है या मुरुम की है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो वहाँ फाउंडेशन कैसा होगा, फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितना खर्चा आएगा, ये सब ओवरव्यू ले करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आता है एनकम्बरेंसेस, मतलब किसी के कोई हक का अधिकार हो गए, लीगल होते हैं और कोई अनाधिकृत बोलते हैं ना, अनऑथराइज्ड, तो उसके बारे में उसको कैसे चेक करना है और उसको कैसे कवर करना है, या तो कोर्ट में जाके या पुलिस के पास जाके, तो उसके लिए हमें टाइम कंज्यूम कैसे करना पड़ता है। अगर अभी आजकल ऐसी भी ट्रेंड चल रही है कि प्रॉपर्टी में दिक्कतें होगी, कोई लिटिगेशन होगा तो भी लोग सस्ते में ले लेते हैं प्रॉपर्टी, और वो लिटिगेशन सॉल्व करते हैं और उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। कुछ लोगों की ऐसी भी ट्रेंड रहती है कि जानबूझ के प्रॉपर्टी में लिटिगेशन खड़ा करना ताकि उसकी सेल वैल्यू कम हो जाए और वो खुद उसमें प्रॉफिट कमा सके, वो खुद ऑफर देते हैं। ऐसी भी काफी ट्रेंड है। तो हमारी प्रॉपर्टी अगर हमने कभी खरीदी और कोई ऐसा आदमी आता है कि जो हमें दिक्कतें खड़ी करना कोशिश करता है, तो हमें उसको कैसे टैकल करना है, हमें सेफ्टी नेट्स कौन से है। हालांकि लोग बोलते हैं कि सब जगह करप्शन बहुत है, लेकिन ऐसा है नहीं। इंडिया इज रूल्ड बाय लॉ। हमने देखा होगा सभी स्टेट्स में जिन जिन लोगों ने गलत काम किए उनके ऊपर अभी की गवर्नमेंट काफी अच्छी तरह से एक्शन ले रही है, और अनऑथराइज काम करने वालों के दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंसी और ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट हो रहे हैं, उसमें मिसचिफ करने के चांसेस भी बहुत कम हो गए। तो हमें ये सब ऑनलाइन कैसे कौन से स्टेट में क्या क्या देखना है। फिर अगर डिस्प्यूट आता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहता है, एक सिविल डिपार्टमेंट रहता है, उसके सिवाय और कुछ अपेलेट अथॉरिटीज रहते हैं, वहाँ पे कौन सा काम चलता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, लोक आयुक्त है, तो उनके तरफ अर्जी कैसी देनी है, कौन से एस्पेक्ट में कहाँ से कौन सा रिलीफ लेना है, ये सब हम इसमें आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। और इंट्रोड्यूस के जब भी टाइम आएगा ऐसा कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं इन फोरम्स को, और उसके द्वारा उन फोरम्स को अप्रोच करके हम हमारा जो प्रॉपर्टी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। किसी ने उसके ऊपर अगर क्लेम किया तो उसको हटा सकते हैं। और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किसी के आर्टिफिशियल झूठी केस हुई तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको इग्नोर करके भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऐसे बहुत सारी माइन्यूट चीजें हैं। अभी आजकल सब जगह हम नेट पे देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स है, आजकल लोग वास्तु वा प्रॉपर्टी एज पर वास्तु इसके लिए बहुत इंसिस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी एज पर वास्तु है कि नहीं, तो वास्तु के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कौन सी वास्तु बेस्ट है, और कोई कोई वास्तु में कोई दोष होगा तो उसको कैसे हटाया जाए। अभी एक ही टाइप की वास्तु सबको सबके लिए लागू होती है ऐसा नहीं, अच्छी है ऐसा नहीं। समझ लो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बारे में लोग बोलते हैं कि वो उसका एंट्रेंस अच्छा है, लेकिन मैंने जो स्टडी किया है, मैं करीब वास्तु का काम 2002 से काम कर रहा हूँ। मेरे खुद की प्रॉपर्टी डेवलप करते समय मुझे कुछ दिक्कतें आई, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक लीगल एस्पेक्ट तो कुछ भी अड़चन थे ही नहीं, तो भी काम नहीं हो रहा था, मेरा कुछ परमिशन नहीं मिल रहे थे। तब जाके मैंने सर्च करना चालू किया कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो सर्च करते करते मुझे पता चला कि वास्तु के भी कुछ एस्पेक्ट्स रहते हैं और उसको भी हमें डील करना पड़ता है, और अगर उसको सही तरीके से अटेंड करते हैं तो हमें रिजल्ट आने लगता है। तो क्योंकि मैं इस बिजनेस में हमेशा रहने वाला हूँ, हमारी घर की काफ़ी प्रॉपर्टीज थी, अभी भी है, कि जो मैंने खुद डेवलप की है, तो वास्तु का नॉलेज होना चाहिए और वो सही होना चाहिए और यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। कैसे, अगर एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक थोड़ा ऑफ बीट है ये वास्तु के हिसाब से नहीं। अगर एक आदमी पुलिस में है, आर्मी में है या पॉलिटिशियन है, तो इनके स्वभाव में एक गुण होना चाहिए जिसको हम तामसिक या राजसिक गुण बोलते हैं। वो राजसिक और तामसिक गुण
कब आएगा? अगर उनका खान पान वैसा होगा। और जो पूजा पाठ करने वाले, पौरोहित्य करने वाले प्रोफेसर्स है, एडवोकेट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो व्हाइट कॉलर लोग हम जो बोलते हैं बिजनेसेस, उनका आहार अलग होना चाहिए। और जो ये पुलिस, आर्मी और पॉलिटिशियंस जिनका बिजनेस समझ लो अल्कोहल का बिजनेस है, बियर बार है, होटल्स है, खेती करने वाले, उनका उनके अंदर कुछ गुण होने चाहिए जिसको वो बिजनेस के लिए मैच होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए। अगर जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े, सामने वाले जो ऑपोजिट एनिमीज आते हैं, तो इनको दोनों में से जो ज्यादा एग्रेसिव होगा, टैक्टिकल होगा, और उसमें ऐसा गुण होना चाहिए कि सामने वालों को खत्म करना है, तो उसमें एग्रेशन भी होना चाहिए, राजसिक गुण के साथ तामसिक गुण भी होना चाहिए। तो ये, अगर उसके लिए उनका खान पान वैसा होना चाहिए। अभी ठंड का सीजन चल रहा है, कोल्ड सीजन है, तो हमारा आहार भी वैसा होना चाहिए कि जिसमें हमें उष्मांक मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो फूड, उसकी कंडीशन बॉडी की मेंटेन करने के लिए कौन सा टाइप का फूड होना चाहिए जिसमें से वार्मथ मिलने वाले, उष्मांक बोलते हैं उसको। और समर सीजन में कूलिंग इफेक्ट वाले चाहिए। तो अलग अलग जैसा आहार है सीजन वाइज, और जैसे जो जो बिजनेस है उसके लिए उस हिसाब से आहार चाहिए, वैसे वास्तु की भी रचना उस हिसाब से होनी चाहिए। तो सबके लिए एक रूल नहीं होता है। अगर मैं किसी मुस्लिम आदमी के पास जाता हूँ, क्रिश्चियन आदमी के पास जाता हूँ, तो वो भगवान को मानते नहीं। वो हमारे जो हिंदू लोग भगवान को जिस तरीके से मानते हैं, उनका कंसेप्ट ही अलग है। वो एक ही ऑलमाइटी को मानते हैं और एक मैसेंजर ऑफ गॉड को मानते हैं। तो उनको अगर हम बताएंगे कि ये वरुण स्थान है और ये इंद्र का स्थान है, तो उनके लिए वो वास्तु का सॉल्यूशन और उसकी बातें एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। समझ लो कोई भी आदमी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर इतना ही देखता है कि बॉडी के उनके पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, शुगर या जितने भी लिवर फंक्शन टेस्ट, जो भी फंक्शन है, वो यूनिवर्सली सेम है। तो वैसे ही हमारी बॉडी, वी आर पार्ट ऑफ नेचर। तो उसको हम जिस जो बिजनेस करते हैं उस हिसाब से उसको अनुकूल होना चाहिए वास्तु को। तो सबके लिए एक वास्तु का नियम नहीं होता है। तो ये मैं सब अपने मेरे जो लेक्चर्स देते हैं उसमें मैं बिसाइड्स टाइटल और ऑन साइट विजिट के वक्त को क्या देखना है, वास्तु के एस्पेक्ट भी बताता हूँ। लोग साउथ और साउथ वेस्ट को निषिद्ध मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिन लोगों का काम तमोगुण से संबंधित है उनको उस साइड का एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो ही वो अच्छी तरीके से फंक्शन करेंगे। तो उसको भी सही तरीके से साइंटिफिक अप्रोच से समझना चाहिए। ऐसा नॉलेज मैंने काफी जगह घूम के, करीब करीब समझ लो बेंगलोर, पूना, अहमदाबाद, बॉम्बे, अलग अलग टाइप के मैंने 60 वर्कशॉप्स किए। 60 एक दिन के नहीं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ऐसे जित लोग इंजीनियरिंग पे ही जितना खर्चा करते हैं उससे ज्यादा मेरा खर्चा हुआ है। और उसके लिए एनालिटिकल टूल्स निकाले फॉरेन के, जर्मनी और फ्रांस में। वो टूल्स मैंने उसका स्टडी किया, मैंने खरीदे, और उसके थ्रू, उसके द्वारा हम एनालिसिस अगर करते हैं, तो हम हमारे बिजनेस के हिसाब से, उस प्रोफेशन के हिसाब से, और जो काम एक्टिविटी उस हिसाब से हमारे वास्तु कैसे होने चाहिए। एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट होगा और एक स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष के लिए कुछ अलग एप्लीकेशन होगा। ये सब हम ये कोर्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये समझने के बाद जो मिसकंसेप्शन है और साउथ के जो बदनाम करके रखा है, वो सब आदमी की मिसकंसेप्शन चली जाती है कि साउथ का साइड ऊंचा होना चाहिए। असल में एक एग्जांपल है, इंडिया में दक्षिण नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट से रेन आता है। रेनी सीजन में मेजर टाइम 80 to 90% टाइम उस दिशा से विंड नॉर्थ ईस्ट में बहती है, और रेन का जो डायरेक्शन रहता है उस साइड से आता है। तो पुराने जमानों में जो घर बनते थे, उनको उनके जो दरवाजे और खिड़कियां होती थी वो स्नग फिट नहीं होती थी, उनमें गैप होती थी, क्योंकि बारिश के सीजन में वो थोड़ा एक्सपांड होते हैं और समर सीजन में वो श्रिंक होते हैं, तो उसमें गैप रखनी पड़ती थी। तो गैप में से पानी आता है, और आमतौर पे मेजर लोगों के घर के अंदर मिट्टी के फ्लोरिंग रहता था, स्टोन या शाहबाद या ऐसे फ्लोरिंग नहीं रहता था, तो वो गीले होता था। और गीले में अगर आदमी ज्यादा रहेगा तो उसको बीमारी आएगी। तो इसलिए बोलते थे कि यमाची दिशा है, दक्षिण और साउथ में अगर दरवाजे खुले रहेंगे तो वहां से पानी आ जाता है, फर्श गीली होती है और उसको सुखाने के लिए कोई चांस नहीं है। जो टाइल्स को हम साफ कर सकते हैं वैसे मिट्टी को कर नहीं सकते। तो उस जमाने के हिसाब से वो उस साइड के दरवाजे और खिड़कियां अलाउड नहीं थी, वो नहीं प्रिफर नहीं करते थे। लेकिन अभी आजकल मॉडर्न साइंटिफिक एडवेंट जो हो चुका है, हम छज्जा बना सकते हैं कैंटिलीवर से,
बारिश को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो क्रॉस वेंटिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों से ज्यादा। साउथ सर और साउथ वेस्ट को क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और उस साइड सर से सॉरी एंट्री टू भी होगी। और सॉरी टू इंटरप्ट, हमें बस एक लास्ट 5 मिनट्स है, हमें क्यू यस एंड ए यस भी शुरू। यस यस। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के बारे में हम विस्तार पूर्वक जो हमारा कोर्स रहता है उसमें बताते हैं। और जो जिन लोगों के फ्लैट्स बंगलोज और प्लॉट्स बेचने में दिक्कत आती है ड्यू टू वास्तु, तो उनके पास एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी, ताकि आप अ, व्यवहार करते समय लोगों का अगर उसका उसकी वजह से नेगेटिव अप्रोच होगा तो पॉजिटिव में बदल सकते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए हम समझ लो 5 दिन मेरे हैं, तो मैं 3 या 4 दिन टेक्निकल टाइटल टाइटल रिपोर्ट ऑन साइट विजिट इनके बारे में बताऊंगा, और 1 या 1.5 दिन में वास्तु के बारे में बताऊंगा। ऑनलाइन कोर्स में हमें रिस्ट्रिक्शन रहता है टाइम, 1.5 घंटा 2 घंटा। तो उसमें हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको जो कोर्स मटेरियल देंगे उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। अभी बोलने के लिए तो काफी टाइम रहता है। आज हमारा मुझे लगता है टाइम जो आज का सेशन है उसका आखिरी 2-4 मिनट एक क्वेश्चन आंसर लेते हैं हम। 15-20 मिनट है 8:30 तक। तो यस क्वेश्चन आंसर लेते हैं और फिर आगे श्रीराम चंडक सर, आपकी तरफ जा रहा हूँ। यस, थैंक यू यस। सर। सो बेसिकली लोहाटे सर हमें टेक्निकल मतलब जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं उसके बारे में इन डेप्थ हमें गाइड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ वास्तु एस्पेक्ट पे भी हम इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लीगल एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं बट कोई वास्तु की वजह से वो कोई डील रुक जाता है। तो हम इसमें आपको लीगल टेक्निकल एंड एक ब्रोकर क्यों होना चाहिए ये सब पे हम आपको गाइड करते हैं, उसके इन डेप्थ हमारा प्रोग्राम है। अभी हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, तो मैं सारे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो भी क्वेश्चंस है, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड हो, लीगल हो, अबाउट द गवर्नमेंट के ऑफिसेज हो, या हमें इस लाइन में कैसे आना चाहिए, आप सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो। मैं वन बाय वन आपके सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। एंड इस पे ही हम हमारे हर वेबिनार में हमारे पास पार्टिसिपेंट को एक मौका देते हैं अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो आज हमारे साथ अमित पारवे हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे एक्स पार्टिसिपेंट है, जिन्होंने हमारा रियल एस्टेट का ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड किया था ना, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो खुद पहले फार्मिंग बैकग्राउंड से थे, वो खुद फार्मर थे, बट आज फुल टाइम रियल एस्टेट में आए हैं। तो मैं अमित सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा अपने बारे में शेयर कीजिए और आपका जर्नी थोड़ा गाइड कीजिए। ओवर टू अमित जी। ओके सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अमित पालवे है। मैंने उद्योग वर्धनी का क्लास ऑनलाइन किया था 1 साल पहले। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस ऐसे बताता हूँ कि कोर्स करने से पहले मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कैसा काम करना है कैसा नहीं। जब मैंने कोर्स किया तो एक प्रॉपर मतलब एक रियलिस्टिक कंसल्टेंट ट्रेन हो गया है। अभी आप मेरे पीछे देख देख रहे हैं कि मैंने मस्त रियल्टी नाम की एक firm, हाँ आप देख सकते हो अभी मैंने अभी इस्टेब्लिश की है। मेरा रेरा सर्टिफाइड है। जब मैं वो उद्योग वर्धन से जुड़ा नहीं था तो मैं मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब काम कैसे करना, क्लाइंट कैसे मिलाना। तो उद्योग वर्धन ज्वाइन करने के बाद मैंने एक उद्योग वर्धन के कुछ जो स्टूडेंट है उन्होंने एक प्राण नाम की इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की है, तो उसको मैं ज्वाइन हुआ। तो 1.5 महीने के बाद ही मेरा एक वहाँ पे डील हो गया था 4 CR का। तो उसमें मेरे को इतना बड़ा डील से 4 लाख मिल गया था। अभी मैं अभी अभी रिसेंटली बताता हूँ। तो अभी ये 3 जो मंथ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में मैंने एक डील की। तो उसमें मुझे अक्टूबर के डील में मुझे 2.5 लाख रुपए मिल गए थे एक डील में। नवंबर के डील में मैंने 6 फ्लैट प्लॉट भेजे, उसमें मुझे 4.5 लाख मिले। अभी दिसंबर में मेरे एक डील हो गई है 3.5 CR की। एक क्लाइंट है उनको मैंने एक लैंड दिया, लैंड पार्सल। फिर उस क्लाइंट मेरी सर्विस देके उस क्लाइंट ने मुझे फिर और 2 क्लाइंट दिए, उनको भी वैसे ही लैंड चाहिए। उद्योग देने में मुझे ये सिखाया है कि क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे रखना। तो वो चीजें उधर से सीखी, इसलिए मुझे क्लाइंट की एक एक चेन मतलब इस चेन जैसे ही मतलब एक एक आदमी ऐसे मिलके गए। अभी विवेक सर है इधर, और उसके बाद लवाटे सर है, इनसे ही मैंने सीखा ये सब चीजें। तो मैं उद्योग देने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ज्वाइन क्यों करना चाहिए कि आप एक ट्रेनर बन सकते हो रियल इस्टेट में, कंसल्टेंट ब्रोकर और एजेंट के अलावा आप कंसल्टेंट, आपको कंसल्टेंट नाम का एक वो जो डेफिनेशन होती है वो पता चल जाएगी। कंसल्टेंट का मतलब है, बताता हूँ मैं। मेरे क्लाइंट थे मेरे डॉक्टर, तो उनको लैंड चाहिए थी रेंट पर। सर तो मैंने बोला आपको क्यों चाहिए।
तो उनको हॉस्पिटल के लिए चाहिए थे, तो मैंने एक एम्यूनिटीज प्लॉट दिया उनको कम रेट में। तो उनको पता नहीं था उस बारे में, तो उनको कंसल्ट किया मैंने, और वो मेरी डील हो गई अक्टूबर में। तो फिर उन्होंने मेरे से 2 प्लॉट लिए, मतलब उसमें मुझे 2.5 लाख मिले, फिर आगे के प्लॉट में मुझे 1 लाख मिले। मतलब उनको पता नहीं था, और उनका हॉस्पिटल का काम भी चालू हो गया है, वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब डेवलपमेंट आ रहा है। तो अभी मैं इतना ही बोलूँ, सर को धन्यवाद देता हूँ मुझे चांस दिया बोलने के लिए। थैंक यू सर। वाह, ग्रेट ग्रेट। एंड अमित जी, आप पहले क्या करते थे? मतलब 1 साल पहले आप कौन से लाइन में थे और क्या सर कितना तो कमाते थे? पूरा मेरा बैकग्राउंड फार्मिंग का ही था, मुझे इसमें इंटरेस्ट था रियल एस्टेट में, तो पता नहीं था कैसे करना था। जब मैंने उद्योग वर्धन से ज्वाइन किया तो वहां से पूरा मतलब क्लियरिटी आ गई। अभी मैं बड़ा बड़ा डील करता हूँ। तो पहले कुछ कॉन्फिडेंस में मतलब किसी को 1 लाख रुपए भी दिए टोकन, फिर भी डरता था कि यार क्या होगा, होगा क्या ना डील। अभी मैंने अभी किया है एक डील, 20-21 लाख दे के आए हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, उद्योग वर्धन से मतलब एक ट्रेनर आपको बोलते हैं, ट्रेनिंग हो जाती है, एक आपको परफेक्ट डायरेक्शन भी मिलती है, और एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट ट्रेनर हो जाते हैं वहाँ पे, ट्रेन होके बाहर आता है, प्रोफेशनल काम करता है बाहर आके। फाइल कैसे बनानी है, सब चीजें, मतलब क्लाइंट मुझे हर रोज कॉल करते हैं कि मुझे इधर जगह चाहिए, और मेरे से ही लेते हैं। इतने मतलब नजदीक हो गए उद्योग वर्धन से हाँ, ज्वाइन पहले, होने से हाँ। पहले थे। पहले ना, हाँ, हाँ। पहले कुछ नहीं हाँ, सर, एक दो डील हो गई थी, 35-40 हजार हो गए थे। ज्वाइन करने के बाद मेरा 12 तक गया है सर, मतलब अभी भी पिछले बार 12 लाख हो गया था, अभी 8-9 लाख हो गए अभी। ये 2-3 महीने में आपने उतना कमा बस लिया है? 3 महीने में मैंने 8-9 लाख कमा लिया अभी, ये 3 महीने अभी बोल रहा हूँ। डील होती रही थी। आपने कैसे शुरुआत कैसे किया? फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला? नहीं वो तो सर मिल गया था ऐसे ही क्या, कोविड में मुझे मिला था वो क्लाइंट। कोविड में मिला था, तो हमारे इधर वो चक्कर मारने के लिए आते थे, तो वो पूछते थे क्या प्लॉट है क्या क्या नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही, मुझे एक क्लाइंट मिले कि उनको बेचना था, फिर वो ऐसे ही एक डील हो गई। तो डील से पैसे आकर फिर मैंने एक आपके इधर से कोई एक कोई था, उसने मुझे आपके उद्योग वर्धन के बारे में बताया, उन्होंने मुझे एक वीडियो भी भेजा था कि आप ये ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया है। तो फिर वही उद्योग वर्धन में आके मेरे क्लाइंट बहुत बढ़ गए, और डील भी बहुत बड़ी बढ़िया होने लगी। मतलब वही नेटवर्क का इश्यू जो था ना, वो नहीं है अभी। ज्वाइन करने के बाद बहुत बहुत क्लाइंट मिलते हैं सर, बहुत बहुत, कोई बात नहीं। नेटवर्क बहुत बढ़ता है उद्योग वर्धन के साथ अगर ज्वाइन हो गए ना। मैं अभी बोलता हूँ ना आपको, प्राण को मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे 1.5 महीने में 4 लाख का मेरा कमीशन मिला था मुझे ज्वाइन करने के बाद। और प्राण के सब मेंबर जो है उद्योग वर्धन के, जो सीख के गए वो उसके मेंबर है सब। श्रीराम, मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट में भले ही बहुत सारे सैकड़ों ब्रोकर हों, मगर क्योंकि जो फॉर्मेट हम सिखा रहे हैं और वो फॉर्मेट टेस्टेड है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अच्छा अगर कोई कंसल्टेंट मिल जाता है ना, तो लोग उसको नहीं छोड़ते हैं। जैसे अमित ने बताया कि वो मुझे ही फोन करते हैं, पहले एक प्लॉट लिया, फिर और दूसरा लिया, और ये ना अन्न वस्त्र निवारा, ये एकदम बेसिक चीजें हैं, ये लोगों को लगने ही वाली हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो मिलता ही जाता है। सिर्फ हमें क्या करना है कि हमने जो क्वालिटी मेंटेन की है, कि मैं हर बार ये पढ़ाता हूँ कि मैं किसी को 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ या मैं किसी को 40 लाख की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, मुझे जो क्वालिटी है, जो मेरी सर्विस है, वो मेरे को A to Z देनी है। और अगर मुझे अगर आगे जाकर मैं बहुत बड़ा बन गया और मैं 40 लाख वाले व्यक्ति को नहीं एंटरटेन कर सकता, तो मुझे पहले दिन ही उसको बताना चाहिए कि सर अभी मैं 1 करोड़ के नीचे काम नहीं करता हूँ, सो सॉरी, मैं आपको मेरे फ्रेंड का नंबर देता हूँ, आप वहां पर जाओ, वो आपको देगा। मगर क्वालिटी कभी भी हमको नीचे नहीं ये करनी है। तो हमारा नॉर्मली पार्टिसिपेंट के साथ में जो डिस्कशन होता है, वो इसका सेंट्रल पॉइंट यही है कि A to Z ये सब कुछ चीजें हमें डिलीवर करनी है। और अमित तो इतने सिंसियर पार्टिसिपेंट थे हमारे इसमें कि उन्होंने सीखा, तभी वो ऐसे सिर्फ ऐसा नहीं कि ये क्लास है मैं सीख रहा हूँ और होगा देखते हैं, नहीं, उनको करना ही था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार इसको बोलता हूँ कि चलो हुआ तो हुआ, वो अप्रोच नहीं चलेगा। वो अप्रोच लेके आप रियल एस्टेट में नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो नहीं होगा। मगर कोई बोलता है ना कि नहीं अभी इसी की रोजी रोटी खानी है रियल एस्टेट की, तब जाकर बात बनती है। अमित, बहुत अच्छा लगा आपने ये सब कुछ बताया तो। तो अभी एक क्लाइंट है सर, मेरे से 11 प्लॉट लिए उन्होंने, और लैंड पार्सल भी लिया उन्होंने, और वो क्लाइंट भी दे रहे हैं मुझे, आज भी 2 क्लाइंट दिए उन्होंने। वेरी नाइस, हाँ। वेरी नाइस। अभी आप पहले जितना काम करते थे और अभी कितना काम करते हो? मतलब इतना पैसा कमाने के लिए अभी कितना मेहनत करते हो और पहले कितना मेहनत करते थे? अभी तो सर ज्यादातर मतलब फोन पे, नेटवर्क बढ़ गया है ना, फोन पे ही काम होते ज्यादा।
जब अभी मैं एक लैंड दिखाने के लिए गया था क्लाइंट को, फर्स्ट उन्होंने देखा, अभी अभी डील हुआ है वो, तो उनको तुरंत मतलब पसंद आ गया। तो ज्यादा घूमना नहीं पड़ता। पहले तो बहुत मतलब दिन दिन भर घूमते थे हम इधर उधर, पता नहीं था ये चीजें वो चीजें, ऐसा कैसा करना है क्या करना है, ऐसे घूमते थे, डायरेक्शन नहीं थी कुछ। कोर्स करने के बाद पता चला कि हॉट क्लाइंट कौन सा है, वार्म क्लाइंट कौन सा है, ये चीजें पता हो जाती है। फिर वो जो हॉट क्लाइंट है उसके लिए हम काम ज्यादा करते हैं। तो हम्म, ये चीजें मतलब पता होनी चाहिए हमको, नहीं तो कुछ क्लाइंट सिर्फ देखते हैं घुमाते हैं, वो भी पता होना चाहिए। और अभी सर ने जो सर चांडक सर ने भी बताया था कैसे काम करना है, उसके हिसाब से चल रहा हूँ, तो उसकी वजह से इतने क्लाइंट मिल रहे हैं। विवेक सर ने भी बताया था कैसा काम करना है, क्लाइंट से ऑनेस्टी काम करना है। अगर वो काम किया ना तो आपको ज्यादा मार्केटिंग करना नहीं पड़ती, क्लाइंट ही खुद कर देते मार्केटिंग आपकी, कि इनसे ही ले लो आप। करेक्ट करेक्ट, यस, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा मैम अमित हमारे जी क्लास में आपका। हमारा हमारा एक ये है, यू कैन चीट ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, you can cheat some of the people all the time, but you cannot cheat all the people all the time. So हम्म, why honesty is the best policy? Because there is hardly any competition. हम्म। ये अल्टीमेट प्रिंसिपल है ये इंडस्ट्री का, है ना? आई थिंक ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा अमित। आपके भी कोई आपको पहचानने वाले लोग हैं इस वेबिनार में? कोई रितेश किसी का मैसेज आया है कि आई एम इन टच विद अमित एंड ही इज डूइंग ग्रेट वर्क, ऐसा किसी का मुझे मैसेज आया अभी जस्ट। सो ग्रेट, ग्रेट अमित जी, थैंक यू। अभी हम थैंक यू। क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। पे क्विकली रियल एस्टेट का ये जो कंसल्टेंट प्रोग्राम है इसका इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर पूछा है। तो ये जो हमारा रियल एस्टेट कंसल्टेंट प्रोग्राम है, ये हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 26 तारीख से, पोस्ट क्रिसमस, क्रिसमस के अगले दिन हमारा शुरू हो रहा है। 3 हफ्ते का ये कोर्स का ड्यूरेशन है, जिसमें आपको एक नेटवर्क मिलेगा। जैसे अमित जी ने बताया, तो उद्योग वर्धिनी का ही 6,000 रियल्टर्स का नेटवर्क है। इतने लोगों को हमने ट्रेन किया, तो वो नेटवर्क मिलेगा। आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलेगा, कैसे आपको पैसे कमाना है, क्योंकि हम पैसे डायरेक्टली कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में गाइडेंस करेंगे। तो डील कैसे क्लोज करें, कैसे बढ़ाए, उसके बारे में गाइड करेंगे। फिर निगोशिएशन कैसे करें, आपको लीगल नॉलेज, सारा चीजें हम आपको देंगे। तो इसमें एकदम स्टार्टिंग से कैसे शुरू करें, एकदम आपको जीरो नॉलेज है वहां से शुरू करेंगे। तो एबीसीडी अबाउट द रियल एस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस, कैसे कमाना है, फिर फीस है, रिटेनर्स है, कमीशन है, फिर अलग अलग टाइप के क्या चीजें होती है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, लैंड ब्रोकिंग, ट्रेडिंग, वो चीजें सिखाते हैं। फिर जीरो इन्वेस्टमेंट से आप कैसे शुरू कर सकते हो, फिर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, कंसल्ट कमीशन कैसे कमाए, मिस सेलिंग कैसे रुका है, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करें, ये हम गाइड करते हैं। इन्वेंट्री सोर्सिंग, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में इन्वेंट्री होता है, तो फिर इन्वेंट्री मतलब लैंड बैंक कैसे हमारा खुद का बना है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज का लैंड हमारा बैंक कैसे बना है वो हम समझाते हैं। सोल सेलिंग का एग्रीमेंट समझाते हैं। चैनल पार्टनर कैसे बने वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर हमें गवर्नमेंट के एजेंसीज कौन से होते हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेरा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, हम आपको सारे डिपार्टमेंट समझाते हैं। फिर लीगल फ्रेमवर्क समझाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, 7/12 डॉक्यूमेंट होता है, एनी ऑर्डर्स होते हैं, इंडेक्स होता है, टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर एग्रीमेंट्स होते हैं, सेल एग्रीमेंट, एमओयू, लीज एग्रीमेंट, ये हम आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जैसे एफएसआई है, टीडीआर है, फिर एमआईडीसी में कैसे ले प्लॉट्स वगैरह, वो चीजें होती है, वो भी हमको गाइड करते हैं। क्लाइंट हैंडल कैसे करें, डील को कैसे प्रोसेस करें, निगोशिएशन एंड डील क्लोजर कैसे करें। फिर उसके बाद हम आपको कमीशन एग्रीमेंट्स कैसे बनाए कि आपका कमीशन फिक्स हो जाए, गारंटीड हो जाए, आपका अर्निंग इसमें फिक्स हो जाए। फिर मार्केटिंग कैसे करें, गूगल माई बिजनेस, खुद का ब्रांड कैसे बनाए, अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स है उसके बारे में गाइड करते हैं। फिर बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, अलग अलग जो नेटवर्क्स है उनको कैसे जुड़े, उनके साथ अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाए, कैसे ज्यादा और आप डील्स कैसे करें, वो हम आपको गाइड करते हैं। इंडस्ट्रियल लेआउट्स में आपको गाइड करते हैं, लेआउट, प्रॉपर्टी लेआउट में कैसे काम करें। तो ऐसा इन डेप्थ हमारा ये 3 वीक्स का प्रोग्राम है, जिसमें आपको विवेक सर, लोहाटे सर एंड राज तलेजा सर एंड चांडक सर एंड और भी मेंटर्स है जो आपको इसमें पूरा प्रैक्टिकली लाइव ऑनलाइन गाइड करते हैं। इस प्रोग्राम हमारा जो नया बैच जो है ये 26 तारीख से शुरू हो रहा है, 26 दिसंबर। एंड आपको पूरा इन डेप्थ इसमें गाइड करेंगे। तो बहुत सारे हमारे एल्यूमनाइज है जो इस प्रोग्राम के साथ बहुत अच्छे बड़े स्केल पे पहुंच गए। ऑफ कोर्स अमित
पारवे सर इज वन ऑफ देम, बट ऐसे बहुत सारे हमारे एलुमनाइज है जो बहुत अच्छे स्केल पे इसमें काम कर रहे हैं। एंड ये हमारे इस टाइप का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सारे सेशन लाइव होते हैं, पूरे इंडिया से पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं, तो आपका कोर्स के साथ में ही आपका डे वन से नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। एंड आप ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स है, टेस्टिमोनियल्स है, जरूर देखिए कैसे ये लोगों ने भी अपना बिजनेस बड़े स्केल पे लेके गए, आप वो जरूर देखिए। ओके, सो मैं लिंक चैट बॉक्स पे शेयर करता हूँ। ऑनलाइन ही प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन आपका नेम डिटेल्स, ईमेल आईडी, सिटी फिलअप करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, और फिर आपको ऑनलाइन आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको यूपीआई, क्यूआर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे मेथड से आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। सो ऑनलाइन माध्यम से आपको इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो मैं आपको डिटेल्स लिंक जो है मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ, वहां पे जाके रजिस्टर करना है। ओके, सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, हम अभी क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो पहला है विवेक सर आपके लिए कि सर कमर्शियल रियल एस्टेट लीजिंग और शॉप में, या एक सेकेंड, एक सेकेंड, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो वो सर कमर्शियल रियल एस्टेट में अगर काम करना है तो लीजिंग करना चाहिए, क्या शॉप्स के बाय सेल में काम करना चाहिए, और कैसे समझे कि कौन से कमर्शियल, कौन सा नया डेवलपिंग एरिया है कि जहाँ पे हमने काम करना चाहिए? एक्चुअली देखा जाए तो कमर्शियल में हम लोग तो ये सिखाएंगे आपको कि कैसे जब आप किसी बिल्डर को प्लॉट देते हो तो उस प्लॉट को खरीदते समय बिल्डर को जो फंडिंग आवश्यक होती है, तभी हम लोग क्लाइंट्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फंडिंग करते हुए उनको कमर्शियल बेचें। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। नॉर्मली क्या होगा, आपको कोई भी सिखाएगा कि हाँ ये बोर्ड लग चुका है और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मगर हम लोग बहुत ही इंटीग्रेटेड पहले से ही कैसे हम लोग जब बिल्डर्स को लैंड पार्सल देते हैं और वहां पर अगर वो कमर्शियल बना रहे हैं, तब कैसे बिल्डर को फंडिंग की आवश्यकता होती है, वो फंडिंग हमारे इन्वेस्टर से कैसे करवाई जाए ताकि कमर्शियल प्रॉपर्टी उनको कम रेट में मिले। तो जब भी कभी बोर्ड लगता है और बिल्डर के पास कोई भी जाता है कि मुझे कमर्शियल लेना है, तो बिल्डर बताते हैं कि ऑलरेडी कमर्शियल सोल्ड आउट है। वो हम आपको सिखाएंगे। ओके, फिर एक अगला बार, लोअर। जस्ट मिनट, दूसरा, एक बार आपने वो खरीद के दे दिया क्लाइंट को, आपके इन्वेस्टर को, तो फिर वो एक बार प्रॉपर्टी आपके पास आ गई तो सालों साल वो प्रॉपर्टी आपके पास ही रहती है। फिर उसको री रेंट कैसे देना है, उसको कैसे करना है, वो तो आपका वो भी अपन उसके ऊपर बात करेंगे, और वो भी बिजनेस हमें ही मिलता है। तो ये पार्ट कमर्शियल में भी है, ये पार्ट रेसिडेंशियल में भी है। तो हमारे पास ऐसे 100-200 प्रॉपर्टी रहती है जो हमने ही खरीद के दिए हैं, हम ही बेचने वाले हैं, हम ही रेंट देते हैं, हम ही उसका मेंटेनेंस भी देखते हैं। तो ये एक अच्छा पूल है जिसमें एक 200 प्रॉपर्टी अपने पास रहती है, तो हमारा एकदम रेगुलर इनकम बन जाता है। यस। ओके, लॉर्ड सर, आप अगला क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना है या कमर्शियल करना है लीजिंग के लिए, तो कौन से टाइप के एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन ओनर एंड द टेनेंट? लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट। लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करते हैं लोग। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मतलब 11 महीनों से आगे, मिनिमम 11 महीनों का करते हैं। लेकिन अभी जो भी रिसेंट गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, तो कोई भी एग्रीमेंट नोटरी नहीं होना चाहिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस भी अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर हम करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें देने वाले और जो जिसकी प्रॉपर्टी, वो सेफ्टी रहती है उसकी। अगर लेने वाला डिफॉल्टर हो जाता है तो 3 महीनों के अंदर उसको खाली करवा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, प्रॉपर्टी में अल्टरेशन नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके ऊपर काफी अच्छी तरह से एक्शन हो सकती है। तो काफी लोग करते हैं कि प्रॉपर्टी देने के बाद अगर प्लॉट है उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी करनी है, तो उसमें बांधकाम वगैरह करते हैं, एग्जिस्टिंग बांधकाम में दीवारें तोड़ देते हैं, ऐसी कुछ चीजें आती है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, सेफ्टी हो जाती है। तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट, ये दो टाइप के एग्रीमेंट से लीज दी जाती है या प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है। रेंट बोलते नहीं, लीव एंड लाइसेंस या लीज एग्रीमेंट, बेसिक ये कंसेप्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन विवेक सर की, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉपर्टी मार्केट में उस एरिया में क्या रेट चल रहा है उसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए।
एक बार हम लोग ऑन ग्राउंड काम शुरू करते हैं तो हम जब लोगों से मिलते हैं तब सेल और परचेस की प्राइसेस हम लोग बात करते हैं। दूसरी एक चीज, एक बेस होता है, वो है गवर्नमेंट वैल्यूएशन। मगर गवर्नमेंट वैल्यूएशन ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज के इसमें रिफ्लेक्ट हो ही, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे जाकर क्या होता है कि उसी एरिया में हम लोग जब एक्चुअल डील करते हैं तब जाकर हम स्टैंप लगा सकते हैं कि हाँ, इस एरिया में अगर 9 मीटर रोड पर अगर प्लॉट है तो उसका रेट ये होना चाहिए, अगर 12 मीटर पर है तो उसका रेट ये होना चाहिए, सिंगल रोड है तो ऐसा ये है, डबल 2 रोड कॉर्नर का प्रॉपर्टी है तो रफली ये होना चाहिए। इस इस प्रोजेक्ट में 3 BHK फ्लैट मैंने पिछले महीने में अगर 70 लाख में बेचा है। चलो वो नेकेड फ्लैट था, आपका थोड़ा सा फर्निश है तो हम लोग इतना इतना दे सकते हैं। तो एक तो है पहले इंफॉर्मेशन होना, ये पार्ट एक लेवल 1 है। उसका ऊपर का लेवल है कि एक तो आपके कोई एसोसिएट, जो ऑलरेडी हम लोग एसोसिएशन बनाने वाले हैं, वहां पर भी आपके फ्रेंड्स होंगे, उनका डील यूज हो चुका है या आपने खुद उस एरिया में उस बिल्डिंग में डील किया है। तो ये एक बहुत बड़ा ये रहता है कि सर मैंने ऐसे ऐसे डील किया है, मैं आपको उसका एग्रीमेंट का ये भी दिखा सकता हूँ। तो इस प्रकार से उसको ये होता है, उसका प्राइस हम ओके। डिसाइड कर सकते हैं। एक यहाँ पर मुझे पर्सनल मैसेज आया है, वो भी मैं पढ़ता हूँ कि आई वर्क इन कोचिंग क्लासेस एज अ टीचर फ्रॉम 3 to 9 मंडे टू सैटरडे। हाउ टू इन्वेस्ट टाइम इन दिस बिजनेस, प्लीज गाइड, आई हैव ऑलरेडी पेड फीस इन बैंक अकाउंट, थैंक्स। तो अगर कोई टीचिंग में है, अगर कोई पार्ट टाइम भी कर रहा है, तो भी देखा जाए तो हमें लोगों से मिलने के लिए और हमें उनको प्रॉपर्टी दिखाने के लिए बेस्ट टाइम होता है, वो है छुट्टी का दिन, और वो है सैटरडे संडे। और उस दिन आप एटलीस्ट आपका संडे फ्री मुझे दिख रहा है, उस दिन आप इस बिजनेस को कर सकते हो। एक अच्छी बात है कि आप 3 बजे से शुरू करते हो तो आपको सुबह का 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का भी टाइम आपके पास है, तो उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से करते हो। तो हम लोग नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे हम लोग प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं, और सैटरडे संडे हमारे क्लाइंट्स को हम लोग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट टाइमिंग है 3 to 9 का, तो आप इसमें आराम से कर सकते हो। बाकी डिटेल डिस्कशन, आपने फीस भर दी है तो हम लोग कोर्स में इसको और डिटेल तरीके से लेंगे। एक्चुअली देखा ग्रेट। जाए तो आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे ये है कि आप कितने अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो इस प्रोसेस में हम लोग आपको ना जरा शार्प करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। नहीं तो बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत घूमता हूँ रियल एस्टेट के लिए, मगर मेरा डील नहीं हो रहा है। वैसा नहीं है, हम लोग किस प्रकार से उसको शेप देते हैं हमारे इस होमवर्क को, उससे डिसाइड होगा कि आपके ज्यादा डील होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ही। ये संजय हम्म। पटेल जी ने हाथ ऊपर किया। हाँ, यस, पहले मैं और भी कुछ चैट पे क्वेश्चन ओके, है ठीक है। वो कवर कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। यस, अगला किसी का क्वेश्चन है। इफ आई कोर्स के बारे में मैं एक दो क्विकली, इफ आई मिस द क्लास विल आई गेट द रिकॉर्डिंग? तो यस, आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलता है, हमारे सारे सेशन लाइव होते हैं, बट हम आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस नेक्स्ट डे प्रोवाइड करते हैं वही सेशन का, तो आपका उसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम होता है। एंड एक बहुत स्पेशल बात, अगर आप आज ड्यूरिंग द वेबिनार एंड आज रात तक आप रजिस्टर करते हो तो आपको ये कोर्स का 2 बार लाइव एक्सेस मिलता है। तो आप ये पूरा बैच अटेंड कर सकते हो, और अगर आपको और नेटवर्क बढ़ाना है या आपको और भी क्वेश्चंस वापस सवाल पूछने हैं तो आप ये लाइव सेशन और एक बार अटेंड कर सकते हो। तो आपको सीधा स्ट्रेट अवे 7,200 का एडिशनल बेनिफिट मिलता है, प्रोवाइडेड अगर आप आज रात तक रजिस्टर करते हो इस प्रोग्राम के लिए। तो आपको लाइव का भी सेकेंड टाइम एक्सेस मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स आपको जो रिकॉर्डिंग है उसका तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, ट्रस्ट के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन था, वो मिल नहीं रहा है मुझे। सॉरी। हाँ, संजय पटेल जी, आपका क्वेश्चन हम तब तक ले लेते हैं। यस, संजय जी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ। हेलो सर। यस। हाँ हेलो। हेलो। यस सर, प्लीज आस्क। यस। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जो 99 की, जो 99 की जो जगह रहती है वो एनए होती है सर? एनए करने पर होती है बाद में, परचेस करने के बाद? कौन सी जगह? जो 99
की जो रहती है, यानी 99 की जगह बोलते हैं अपन मराठी में। तो कुछ भी नहीं, 99, ऐसे पहली बार सुन रहे हो, कुछ एक्ट का सेक्शन वगैरह बात कर रहे हो आप, या 99 ईयर्स की लीज पे न, ही ऐसा बात कर रहे हो? हाँ, वो लीज वाली जो रहती है, आदिवासी की जो जगह रहती है, ये बहुत से आदिवासी को। चीजें आपस में ये मिक्स हो चुके हैं। आदिवासी ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल में कन्वर्जन की परमिशन मिलती है स्टेट हम्म। गवर्नमेंट से, फर्स्ट थिंग। अच्छा। और वो 99 ईयर्स के लिए लीज पे भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आदिवासी आदमी भूमिहीन नहीं होना चाहिए। हम्म। ये ये बात है। और एनए, अभी एनए का ये निकाल दिया गवर्नमेंट ने कि एनए की परमिशन सिर्फ एप्लीकेशन देना है, कन्वर्जन टैक्स पे करना है वन टाइम, और लाइफ टाइम के लिए वो एनए हो गया। जो पहले जैसी बड़ी चीज होती थी एनए परमिशन के लिए, वो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि एनए की जरूरत नहीं रहेगी। ओनली कन्वर्जन टैक्स वंस इन अ टाइम प्रीमियम, जैसे हम कोई भी व्हीकल परचेस करते तो रोड टैक्स 15 साल का भर देते, वैसे ही एनए की बराबर। प्रोविजन हो चुकी है। ओके। तो सभी ओके, प्रॉपर्टीज थैंक के यू। लिए वो, ट्राइबल नॉन ट्राइबल सभी के लिए एक ही रूल है वो। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर हाउ टू डील विथ ऑक्शन प्रॉपर्टीज। कोई पूछ ले सकता है, लॉट है सर या? हाँ, बैंक अगर किसी को मॉर्गेज करके प्रॉपर्टी लोन देते हैं और वो आदमी डिफॉल्टर हो जाता है, तो डिफॉल्टर होने के बाद बैंक डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल डीआरटी में केस फाइल करती है, वापस उसको 1 साल की मोहलत दी जाती है। तब भी उसने पे नहीं किया तो बाय ऑर्डर ऑफ डीआरटी वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है। और वो ऐसी प्रॉपर्टीज कोई भी आदमी बैंक के थ्रू, एज ए बैंक को ओनर ट्रीट करके खरीद सकता है। उसमें थोड़ा फायदा होता है कि मार्केट रेट से कम रेट में मिलता है। ओके। ओके। अगला विवेक सर, आपको कि वुमन इस इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं? अगर वो प्लॉट में घूमना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है, या वुमन घर से भी काम कर सकते हैं, या लिमिटेड एरियाज में कर सकते हैं, क्या क्या थॉट है? मैं एनएआर का भी मेंबर हूँ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, जिसमें इंटरनेशनली सब ब्रोकर्स एक दूसरे से अटैच्ड है। तो वहां पर मैं देखता हूँ कि इंटरनेशनली सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तो वुमेन है। तो इसीलिए वुमेन सबसे, उनका उनका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, डेडिकेशन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है उनके इसमें काम करने के लिए। तो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर कोई डेडिकेटेड अच्छा प्रोफेशनल अगर वुमेन एंटरप्रेनर एज अ ब्रोकर उन्हें अगर मिलती है, तो वो उनको प्रेफर करते हैं। रही बात अगर घूमने की, तो आजकल तो वो कोई बात नहीं है, सब टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर तक आप सब जगह जाते हो। और अगर आपको उसमें अगर आपको कंफर्ट नहीं है, फिर आप फ्लैट्स में भी डील कर सकते हो, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में डील कर सकते हो। और आपके लिए एक और अच्छी बात भी है कि बहुत बार ये होता है कि जो हम लोग फेस करते हैं कि अगर किसी को अपना रेसिडेंस बेचना है, और वहां पर अगर वुमेन घर पर है, तो एक, हम लोग जब जाते हैं क्लाइंट को लेकर, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वुमेन्स में रहती है। मगर एक वुमेन ब्रोकर ही अगर वो प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आए, तो घर में रहने वाले जो लेडीज हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एडेड एडवांटेज है। मगर आप किसी भी एस्पेक्ट में एज ए वुमन बहुत अच्छी तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। अगला है कि लॉट है सर आपके लिए कि ट्रस्ट के जमीन ओनरशिप के बारे में एंसेस्टर राइट एप्लीकेबल होता है क्या? फैमिली ट्रस्ट होगी तो होगा। फैमिली ट्रस्ट में होता है, उसमें जो ड्राफ्ट बनाया जाता है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, उसमें जो चीजें लिखी हुई है उस हिसाब से चलेगा। फैमिली ट्रस्ट और एक पब्लिक ट्रस्ट में तो ट्रस्टी बदल सकते हैं, लेकिन फैमिली ट्रस्ट में ओनली फैमिली की मैनेज प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए बनाते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक इनहेरिटेंस का मुद्दा आ जाता है। प्रोवाइडेड जो मेन जिसने ट्रस्ट फॉर्म की है, उसने अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वो उसका बेनिफिशियरी नहीं हो सकता ऐसा अगर लिख के दिया, तो फिर वो नहीं हो सकता। ओके। और अगर मतलब इफ लीज सॉरी लीज डीड ऑफ अ लैंड इज ऑन ट्रस्ट मेंबर नेम, और अगर उनका बेटा कल उनके बिहाफ पे साइन कर सकता है कि नहीं, मतलब ऐसा वो अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन। अथॉरिटी दी होगी तो कर सकता है।
वो स्पेसिफिक लिखा होना चाहिए कि ही इज ऑथराइज्ड टू साइन ऑन हिज फादर्स बिहाफ। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। यस, विवेक सर आप कोई पूछ रहे थे क्या? क्या? सॉरी, मुझे लगा आप कुछ पूछ रहे थे। ओके, मेरे कोई। यहाँ पर उनके लिए क्वेश्चन आया है कि सर सिंहमुखी या गौमुखी प्लॉट में हाँ कैसे डील कंप्लीट करें। हाँ व्हाट? हाँ, किसी का मुझे भी चैट पे आया था, करेक्ट, राहुल का क्वेश्चन। हाँ, डॉट है सर। सिंह मुही हो या गोमुखी हो, उसमें ऐसे प्लॉट में डील कर कैसे करें? असल में गोमुखी प्लॉट रेसिडेंस के लिए अच्छा है, और व्याघ्रमुखी बोलते हैं उसको। हम्म। सिंहमुखी में आगे का फ्रंटेज ज्यादा, जो अपोजिट साइड है वो थोड़ा कम है, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है। ओके। ऑक्शन प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन हो सकता है क्या? बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बैंक जब लोन देती है तभी स्क्रूटिनी कर चुके होते हैं। टाइटल रिपोर्ट, टाइटल सर्च करने के बाद ही लोन दिया जाता है। तो बैंक ने अगर प्रॉपर्टी अटैच कर ली तो फिर उसमें कोई भी लिटिगेशन होने के चांसेस है नहीं। लिटिगेशन ऐसी बात है कि कभी भी कोई भी आदमी लिटिगेशन खड़ा कर सकता है, लेकिन वो सक्सेस होगा कि नहीं, ये बात अलग है। उसी के लिए टाइटल कैसा सर्च करते हैं, कैसा देखा जाए, टाइटल और टाइटल रिपोर्ट कैसा देखा जाए, ये अगर पता चल जाएगा तो कोई भी आर्टिफिशियल केसेस भी आ गई तो भी डरने की जरूरत नहीं। ओके ओके, यस, ग्रेट। यस, ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। अनिल हाँ टीटी रेज्ड हैंड। हाँ, अनिल जी आपका प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस अनिल जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि सर मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है रियल एस्टेट में, तो फिर भी मैं इस इंडस्ट्री में आ सकता हूँ क्या? विवेक सर। क्यों नहीं? यहाँ पर हम लोग इतने 20 साल से जब सिखा रहे हैं, मेरा भी रियल एस्टेट का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ और मैं लेक्चरर था आर्ट्स कॉलेज में। तो रियल एस्टेट ऐसा कुछ सीखा नहीं था मैंने। मेरे पिताजी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में थे, मगर ऐसे उन्होंने कोई मुझे फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिया था। तो इसीलिए यह कोर्स बनाया गया है कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको उसके बेसिक सिखाए जाए। फिर आप ऑन ग्राउंड बिजनेस करो। उस बिजनेस में भी आपको रोज रोज बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और आप अकेले नहीं रहते हो, हम आपको ये भी सिखाते हैं कि कैसे अलग अलग कंसल्टेंट्स को साथ में लेकर हमें ये करना है। तो एडवोकेट है, आर्किटेक्ट है, सीए है, ये कंसल्टेंट्स हमारे साथ में रहते हैं। और उनकी सब फीस जो है वो क्लाइंट पे करता है। तब जाकर वो टाइटल क्लियर है कि नहीं, वो सब कुछ क्लियर करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रोसेस है और ये एक टीम वर्क है। तो उस टीम के साथ में कैसे काम किया जाए, यही हमारा सब्जेक्ट मैटर है देखा जाए तो कोई भी बैकग्राउंड हो ना हो, हम लोग उसको बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से इसको आपको सिखाएंगे। गॉट इट, गॉट इट। यस, आई थिंक सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगला एक, सर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, क्या मैं एजुकेशन के साथ कर सकता हूँ क्या? हाँ, एकदम आराम से। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड करूं, मैं शेयर मार्केट करूं, मैं रियल एस्टेट करूं। और वो अलग अलग कोर्सेज करते हैं, और उनको अगर ये अच्छा लगता है तो उसमें जाके आगे वो सीरियसली इस प्रोफेशन को कर सकते हैं। उल्टा ये बहुत ही अच्छा समय है कि एग्जैक्टली डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या करना है। तो एक्सप्लोर करने के लिए आप इसको कीजिए, और बाद में आप ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं, सिर्फ आप खुद पे नाम पर मत कीजिए। आप काम खुद कर सकते हैं। आपको जो रेरा लाइसेंस है और बाकी शॉप एक्ट लाइसेंस है, वो घर के किसी दूसरे मेंबर के नाम पे कीजिए, मगर आप कर सकते हैं। ओके, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी जेंडर हो, ये इंडस्ट्री में आके अच्छा बिजनेस कर सकता है, मैं करेक्ट? तो बोलता हूँ आगे जाकर फिजिकल। मेरे एक दोस्त हैं, जो दोस्त, उन्हें तो पैर भी नहीं है। तो वो कैसे, वो जब फ्लैट में जाते हैं, अगर फ्लैट में कुछ भी नहीं है, तो वो किचन ओटा पर जाकर बैठ जाते हैं और क्लाइंट को बोलते हैं आप पहले पूरा घर देख लीजिए और मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। और मैं उनको 20 साल से जानता हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं और डेडिकेटेड है। इतना दोनों पैर ना होकर भी जब कभी किसी विदाउट लिफ्ट वाली बिल्डिंग में जाते हैं, तो सोचिए वो 3 मंजिला कैसे चढ़ते होंगे।
मगर वो जाते हैं, 15 मिनट पहले पहुंचते हैं, जाकर दरवाजा खोलते हैं, क्लाइंट को पूरी जानकारी देते हैं, उसके बाद में बाकी सब भी सर्विसेज करते हैं। तो आपने तो एज और क्वालिफिकेशन बता दिया है, वहां पर उनके पास तो इवन फिजिकल इनएबिलिटी है कि एक काम करने की, फिर भी वो 20 साल से बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक मतलब ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ये अगर प्रिंसिपल से आप काम कर रहे हो तो एनीवन कैन वर्क इन यस, दिस इंडस्ट्री, यस, एंड लॉन्ग टर्म की। प्रोवाइडेड आपको लीगल टेक्निकल नॉलेज हो, सारे एस्पेक्ट्स पता हो, तो आप इस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सकते हो। ग्रेट, यस, ग्रेट, ग्रेट। आई थिंक बहुत अच्छा हमें आज गाइडेंस मिला है आप दोनों की वजह से, एंड अमित पाड़वे जी ने भी अपना स्टोरी शेयर किया है, कैसे एक फार्मिंग बैकग्राउंड से वो इस इंडस्ट्री में आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच विवेक मिश्रा सर, थैंक यू सो मच देवेंद्र थैंक लोहाटे सर यू। फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड ये जो प्रोग्राम है हमारा 26 ऑफ दिसंबर से शुरू हो रहा है। सर आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू बोथ द मेंटर्स। एंड आई, थैंक मैं थोड़ा अभी उद्योग वर्धिनी का रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। सो ये जो प्रोग्राम है हमारा 26 ऑफ मई से शुरू हो रहा है, एंड इसका जो प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली लाइव ऑनलाइन होता है, एंड इसमें हमारे पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं। मैंने चैट बॉक्स पे लिंक शेयर किया है रजिस्ट्रेशन करने का। अगेन मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ये प्रोग्राम का फीस है 7,200, बट जो लोग आज रजिस्टर करते हैं रात को 12 बजे तक, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास सेपरेटली काउंट होता है, और उन लोगों का हम एक एडिशनल एक्सेस देते हैं लाइव ऑनलाइन का नेक्स्ट बैच में, या अगले साल भर में आपको कभी भी वापस ज्वाइन करना है, आप अनदर बैच अटेंड कर सकते हो लाइव ऑनलाइन। तो आपको आप पूरा एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है 7,200 का इस प्रोग्राम के साथ, अगर आप आज रजिस्टर कर दो तो। एंड ऑफ कोर्स आपको पूरा कोर्स का रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पे हमारे सारे मेंबर्स रियल एस्टेट के कनेक्टेड है, जो पूरे इंडिया से आज है। एंड आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट इस प्रोग्राम में, आपको जो भी लोग गाइड कर दे वो इस इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं, तो वो लोग आपको इस प्रोग्राम में प्रैक्टिकली पूरा सिखाते हैं। 26 दिसंबर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, एंड हमारा न्यू ईयर से इस प्रोग्राम का फीस भी चेंज होने वाला है। न्यू ईयर से हमारा इस प्रोग्राम का फीस 9,000 होने वाला है। तो जो लोग ये बैच है, अब ये बैच आखिरी बैच है कि जो ये फीस में हम कंडक्ट करें, सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 26 तारीख से शुरू हो रहा है, 3 वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। एंड आप जरूर हमारा उद्योग वर्धी का यूट्यूब चैनल चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारे हमारे एल्यूमनाइज के वीडियोस देखने मिलेंगे, अलग अलग एजुकेशनल टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस देखने मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप रियल उद्योग वर्धिनी का वेबसाइट पे जाते हो तो आपको हमारे बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो रियल एस्टेट udyogvardhini.com पे जाइए, एंड आप यहाँ पे कोर्सेज पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे रियल हमारे अलग अलग सेक्टर्स में कोर्सेज चलते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग हो, सोलर हो, कंस्ट्रक्शन हो, रियल एस्टेट हो, तो आपको यहाँ पे रियल एस्टेट पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रियल एस्टेट कंसल्टेंट प्रोग्राम है, आप यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, आपको इस इंडस्ट्री का पूरा एंड टू एंड गाइडेंस हमारे इस प्रोग्राम में मिलेगा। सो रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको बनना है, रियल्टर बनना है, ब्रोकर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, तो आप इस इंडस्ट्री में जरूर आ सकते हो। हमारे कुछ एल्यूमाइज आज 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं, तो उन लोगों के स्टोरीज भी आप देख सकते हो कि कैसे आज ये इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए। तो आप यहाँ पे अगर सक्सेस स्टोरीज देखोगे तो ये हमारे अनिल आयर सर है जो आज 100 करोड़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये हमारे किरण चवन सर है जो आज 1,000 करोड़ के ऊपर प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं। तो आप उनका देख सकते हो। अगर आपको ग्रेप काउंटी अगर आप पता हो, या आप ग्रीन स्पेसेस गूगल पे सर्च करो, यू विल गेट टू नो कि किरण चवन सर, तो उनका हमने पूरा पॉडकास्ट शूट किया है, उनका पूरा स्टोरी हमने समझा है, आप जरूर देखिए। राज सरेजा सर है जो प्राण, एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट का एसोसिएशन है, उसके हेड है, उसके प्रेसिडेंट है, वो भी आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पे इंटरव्यू वीडियो देख सकते हो। तो ऐसे हमारे ये कुछ स्टोरीज है जो आज बड़े स्केल पे 100 करोड़ के ऊपर आज काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके जैसे ही हमारे इस वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, और आज बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो जरूर आप इस प्रोग्राम में आइए। ये प्रोग्राम में कोई जेंडर नहीं, कोई एजुकेशन का जरूरत नहीं है, वो कोई भी बैकग्राउंड के लोग इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। अगर आपको सच में हार्डवर्क करना है, आपको सच में इसमें डेडिकेट करना है, एंड भले ही आप फुल टाइम करो या पार्ट टाइम करो,
बट अगर आप हार्डवर्क के साथ इस इंडस्ट्री में सीरियस हो काम करने के लिए, जरूर इसमें आइए। बहुत अच्छा फील्ड है। इट्स लाइक कि बहुत सारे लोग एक्टिवली पैसिवली शेयर मार्केट में काम करते हैं। ये एक ऐसा इंडस्ट्री की इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, एंड बहुत अभी इंडिया में बहुत ज्यादा हाई मोमेंटम है। तो जरूर इस इंडस्ट्री में आइए। मैंने लिंक चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया है। आपको सीधा ऑनलाइन पेमेंट करना है। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, आपके बेसिक डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड सिटी। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन होगा इस तरीके से। यहाँ पे आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे माध्यम से इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो ये प्रोग्राम पूरा है लाइव ऑनलाइन, एंड इस कोर्स के साथ आप करेंगे उनके लिए सेपरेटली हम नेटवर्क बड़े पूरे इंडिया से और भी लोग हैं, उनके साथ आप रिलेशन बने ना, आपके जो भी और भी क्वेश्चंस है कोर्स करने के बाद आप इसमें काम में जाओगे, फील्ड पे जाओगे, उसके बाद आपको और भी कोई क्वेश्चंस आएंगे, तो आप वो सारे क्वेश्चंस वापस इस कोर्स में लाइव अटेंड करके मिल कर सकते हो। बट ये बेनिफिट सिर्फ आज के लिए है। तो 7,200 में आपको 7,200 का एडिशनल बेनिफिट आपको मिल रहा है अगर आप आज रजिस्टर करते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। आप वेबसाइट पे जाइए, यू कैन रजिस्टर डायरेक्टली ऑनलाइन, एंड हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको वापस हमारे चैनल पे देखने मिलेगा, एंड आप हमारे एलुमनाइज के स्टोरी जरूर देख सकते हो कि जिन्होंने हमारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में बिजनेस किए हैं, उन लोगों के स्टोरीज भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट।